मित्रों, मैं डॉक्टर रविंद्र वात्स्यायन संजीवनी आयुर्वेदशाला नज़दीक रोज़ गार्डन मेन गेट लुधियाना से आप सबका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने एक बहुशः पाए जाने वाली बीमारी जिसे IBS कहते हैं उसके बारे में आपके साथ चर्चा की थी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उस वीडियो को आपका भरपूर सहयोग समर्थन और मुझे बहुत लोगों के टेलीफोन भी आए हैं। उन्होंने उस वीडियो को बहुत सराहा है और थोड़े से दिनों में ही यानी 10-15 दिनों में ही उसकी व्यूअरशिप जो है वो 21,000 को भी पार कर गई है। तो आज हम ब्रीफ में एक और आम पाई जाने वाली बीमारी जिसे आम भाषा में कब्ज़ कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दुनिया भर के डॉक्टर्स इस चीज़ से दो चार रहते हैं, चाहे वो किसी भी स्पेशलिटी के डॉक्टर हों। उनके पास जो रोगी आते हैं वो कहीं ना कहीं कब्ज़ के बारे में ज़्यादा पीड़ित होते हैं और अपनी हिस्ट्री जो डॉक्टर को देते हैं उसमें कब्ज़ का जिक्र वो करते रहते हैं। क्योंकि जो हमारा डाइजेशन, हमारे फूड का असिमिलेशन और फिर उसका एलिमिनेशन, जो हमारा पाचन है और उसके बाद उसका जो बाहर निकालना है उसका, ये एक प्राकृतिक एक क्रिया है जो सुचारू रूप से चलनी चाहिए। लेकिन कहीं किन्हीं कारणों से अगर ये चीज़ बाधित होती है तो कब्ज़ या कोष्ठबद्धता जिसे कहते हैं ये समस्या पैदा होती है। आज से हज़ारों वर्ष पूर्व आयुर्वेद ग्रंथों में भी अनाह, विलंबिका और कोष्ठबद्धता ये कहकर ऋषियों ने इस बीमारी का वर्णन किया है। अनाह का अर्थ है कि जब पेट में डाइजेशन के बाद मल का उत्सर्ग ना हो और पेट में अफारा और पेट ऐसे फूला रहे तो उस अवस्था को अनाह कहा गया है। और जो विलंबिका है, विलंबिका का अर्थ ये है कि जब आपके इंटेस्टाइन्स फूड को देरी से पचाती हैं, जो उसकी प्रोपल्शंस जो मूवमेंट है वो जब फूड की या डाइजेशन का जो मटेरियल है उसकी ना हो तो विलंबिका अल्टीमेटली वो कब्ज़ में ही परिणति उसकी होती है। और कोष्ठबद्धता जब और किन्हीं कारणों के कारण आपकी कोष्ठ में एक बद्ध स्थिति, एक ब्लॉकेड या एक ऐसी चीज़ हो जाए, ऐसी अवस्था पैदा हो जाए कि आपका मल का उत्सर्ग ना हो सके, तो उस चीज़ को भी कोष्ठबद्धता या कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ आम भाषा में जिसे कहें, ये इस बीमारी के अलग अलग रूप हैं। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि इस बीमारी के कारण क्या है। अलग अलग लोगों में कोष्ठबद्धता अलग अलग तरीके से लोग उसके कारण मिलते हैं, सभी में एक जैसे कारण नहीं होते। तो सबसे पहले तो हम इसको लाइफस्टाइल जो है उसके साथ लेते हैं। जो लोग ज़्यादा एक्टिव लाइफ लीड नहीं करते और सैर नहीं करते और बिल्कुल लेथार्जिक जीवन व्यतीत करते हैं, उन लोगों को कब्ज़ रहती है। और दूसरे नंबर पे जो लोग सही टाइम पे भोजन नहीं खाते, लेट नाइट जागना और लेट नाइट डिनर करना, तो ये भी कोष्ठबद्धता का बहुत बड़ा कारण है। तीसरा इसका कारण है कि जो हमारा आजकल जो हमारा फूड है वो प्रोसेस्ड फूड हम बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं। उसमें मैदे की बनी हुई जो वस्तुएं हैं या ऐसा फूड जिसमें रफेज ना बचे, क्योंकि रफेज जो है, जो रेशेदार अगर हम जो चीज़ है वो हमारे पाचन को सही मानों में चलाती है। लेकिन अगर रेशेदार चीज़ ना हो तो वो सारा का सारा जो सिस्टम पेट को स्लो करता है, वो फूड, फास्ट फूड खाना और भारी तली चीज़ें ज़्यादा खाना और ऐसा फूड खाना जो जैसे फास्ट फूड जिसे हम कहते हैं, नाम उसका फास्ट फूड है लेकिन वो पाचन में वो स्लो फूड है, तो उसका ज़्यादा सेवन करना। फिर उसके बाद आता है कि ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जिनके कारण कब्ज़ होती है, जैसे डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, एंग्जाइटी की मेडिसिन हैं और लिवर के साथ और ताल्लुक़ रखने वाली जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कहीं ना कहीं पेट को थोड़ा अपसेट करती हैं, तो उसके कारण भी कब्ज़ पैदा होती है। और इसका एक मैं कारण जो हम आम प्रैक्टिस में देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एब्यूज़ ऑफ लग्जेटिव। जो कब्ज़ को रोकने की दवाइयों का गलत प्रयोग या उनका ज़्यादा प्रयोग किया जाए तब भी ये रीबाउंड कॉन्स्टिपेशन बहुत दफ़ा देखी जाती है। तो ये बेसिकली इसके जो आमतौर पे जो कारण ये कहे गए हैं। तो अब कब्ज़ के जो लक्षण हैं वो क्या हैं? कब्ज़ का लक्षण ये है कि सबसे पहले, चूँकि हमारे ये संस्कारों में बसा हुआ है कि हर आदमी को सुबह उठ के रोज़ एक साफ स्वच्छ होकर शौच क्रिया पे जाना चाहिए और बिल्कुल सही बात है कि हमको सुबह सबसे पहले सुबह उठकर मल विसर्जन करना चाहिए।
तो जो लोग जिनको कब्ज़ रहती है वो अपने आप को एक सारा दिन फ्रेश फील नहीं करते, और सिर का भारीपन, उदासी, और उनका जो सारी एक्टिविटी हैं वो सारी स्लो डाउन हो जाती हैं, पेट में गैस, अफारा, ये सारे लक्षण उनको रहते हैं। और जब उनको मल की निवृत्ति हो जाती है तो उसके बाद वो अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत ठीक फील करते हैं। तो कब्ज़ एक आपको शारीरिक जो सिम्टम है वो भी देती है, और उसके साथ मानसिक, जो लोग कब्ज़ से बहुत प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं कि हाँ हमको कब्ज़ है, और डॉक्टर को जाकर सबसे पहले कब्ज़ के बारे में रिलेट करते हैं, जो अपनी मेन तकलीफ़ है उसके बारे में बात ही नहीं करते। तो कब्ज़ एक ऐसी चीज़ है कि डॉक्टर पेशेंट की कई बार तो पूरी पर्सनैलिटी को ही ये ओवर पावर कर लेती है। तो ये बेसिक कब्ज़ के यही लक्षण है कि 24 घंटे में पेशेंट को उसका जो मलाशय है उसमें से मल बाहर ना निकले, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। इसमें कई बार पार्शियल कॉन्स्टिपेशन होती है कि रोगी को मल तो पास होता है लेकिन वो ये कहता है कि मुझे सेटिस्फैक्ट्री स्टूल की क्लियरेंस नहीं हुई, उसे हम पार्शियल कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। आजकल बेशतर लोग पार्शियल कॉन्स्टिपेशन लेकर ही आ रहे हैं। अब इसके बारे में मैं ब्रीफली इसकी मैनेजमेंट और बाकी चीज़ों की मैं बात करूंगा। तो मैनेजमेंट में अच्छी मैनेजमेंट तो वही है कि जब रोगी का लाइफस्टाइल ही ऐसा सुधार दिया जाए कि उसको दवाई की ज़रूरत पड़े ही ना। तो उसमें मैं अपने पेशेंट को ये कहता हूँ, जो भी कब्ज़ के जो रोगी आते हैं, कि वे सुबह सूर्योदय के आसपास उठें, और उठ के पहले सबसे पहले एक कोसे पानी का, एक गिलास पानी का धीरे धीरे पिएं, धीरे धीरे पिएं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। या आप कॉपर के वेसल में रखा हुआ पानी, उसे भी आप धीरे धीरे करके पी सकते हो। तो उसके बाद वो थोड़ा टहलें, थोड़ा पैदल चलें, और कई लोगों को इसके साथ थोड़ा पैदल चलने के साथ ही मोशन उसकी फील होने लग जाती है। फिर उसके बाद थोड़ा हल्का व्यायाम, योग और प्राणायाम, जैसे जिसकी कंडीशन कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस है, लंबी सैर कर सकते हो, जो भी साइकिलिंग कर सकते हो, लेकिन लंबी सैर भी इसमें अच्छी है कि 2-3 किलोमीटर की सैर एक सफिशिएंट है एक आदमी के लिए, फुल जो एबल्ड बॉडी जो आदमी है। उसके बाद प्रॉपर टाइम के ऊपर ब्रेकफास्ट, प्रॉपर टाइम के ऊपर लंच, और प्रॉपर टाइम के ऊपर डिनर करना। डिनर जो है वो उसका सबसे बढ़िया असूल ये है कि डिनर शुड बी लाइटर देन द लंच। हम लोग क्या करते हैं कि डिनर को हम कई बार हम ज़्यादा खाना खा जाते हैं, वो पेट में पड़ा रहता है, उसके बाद एक्टिविटी कोई होती नहीं है, और जो कोष्ठबद्धता, रात भर पेट कसा रहता है, और नेक्स्ट डे कॉन्स्टिपेशन राइज होती है। तो तीनों वक्त का जो फूड है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये हमारे पंजाब में या कई इंडिया में कई स्टेट्स में 3 पैटर्न का जो मील चलता है, कई जगह 2 पैटर्न का मील चलता है। तो जो भी हम खाना खाएं वो रेशेदार होना चाहिए, उसमें फाइबर होना चाहिए। आटा हम वो इस्तेमाल करें जिसमें होल जो ग्रेन वो फ्लोर होना चाहिए, और हरी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां, इनका सेवन ज़्यादा करें। और बीच का जो टाइम है, जैसे 2 मील्स के बीच का जो टाइम है, वहाँ हम सफिशिएंट लिक्विड्स, पानी, लस्सी, ऐसी कोई भी जैसा है वो हम सफिशिएंट पिएं, सो दैट बॉडी की जो सप्पलनेस है, जो तरावट है बॉडी की, वो बनी रहे। और रात का खाना खाने के एकदम बाद हमने नहीं सोना, एकदम खाना खाने के बाद नहीं सोना, क्योंकि रात का फूड और डिनर के बीच में कम से कम 1.5-2 घंटे का फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि तभी कब्ज़ है वो आप उससे लड़ सकोगे। क्योंकि नहीं तो रोटी जो है, जो आपने खाया, भोजन खाया, वो पेट में ही पड़ा रहेगा, उसकी आगे मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये तो बेसिकली एक हमारे एक मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर बात हुई। और सभी रोगियों को, कब्ज़ के रोगियों को चाहिए कि वे सलाद, जो लोग वृद्ध लोग हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, वो बारीक काट के ले सकते हैं। बाकी लोग दोपहर के वक्त सलाद, जो उसमें रेशे पूरे होते हैं, कच्ची सब्जी होती है, तो उसको पूरी तरह चबा चबा कर ले सकते हैं। और जो भी फल खाना है उसको भी कोशिश ये करें कि गुद्दे समेत विद पल्प खाएं, क्योंकि पल्प के कारण जो फ्रूट है उसमें रेशा उसमें प्रचुर मात्रा में आता है, और वो इंटेस्टाइन की मूवमेंट को फिर वो ठीक करता है, और कब्ज़ उस स्टेज में नहीं होती। तो सब्जियां भी सभी मौसमों में ऐसी बहुत सी मिलती हैं। फल ऐसे मौसमों में बहुत आते हैं, जैसे मैंगो है, पपीता है, और दूसरे मौसम में जैसे आजकल चीकू है, बगुगोशा, नाख, ऐसे जो जो फ्रूट हैं ये कब्ज़ को ठीक करते हैं। लेकिन सेब, अनार ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत लोगों को ये कब्ज़ क्रिएट करते हैं। तो अपनी चॉइस और अपनी बॉडी के कंस्टिट्यूशन के हिसाब से इसका ध्यान रखा जाए। अब इसके बाद बात आती है औषधियों की।
तो सबसे जो बड़ी और अच्छा तो ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल से आप कब्ज को ठीक करो, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी औषधि की आपको डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए कि आप दवाई लेकर ही टॉयलेट जाना है। ये तो अपने आप में बड़ी एक बहुत बड़ी बात होगी। सारी सारी उम्र लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं और कई बार तो ऐसी ऐसी तेज़ दवाइयाँ खाते हैं जिसके उनका इंटेस्टाइन्स का एक इंटरनल स्ट्रक्चर पूरी चेंज हो जाती है, उसमें नेचुरल जो प्रोपल्शन की जो ताकत है वही ख़त्म हो जाती है। तो मैं अपने सभी पेशेंट से ये कहूँगा कि सबसे जो पहली दवाई है उसे आप चाहे दवाई मान लो चाहे डाइटरी सप्लीमेंट मान लो, दैट इज कॉल्ड इसबगोल। अब इसबगोल का जो छिलका है ये इंडिया करोड़ों डॉलर की कॉस्ट का इसबगोल बाहर के मुल्कों को एक्सपोर्ट करता है। ये एंटी कोलेस्ट्रॉल भी है और मल को पेट में उसका बल्क फॉर्मेशन करता है, उसको बांधता है और उसका विसर्जन करने में उसकी सहायता होती है। उसके साथ जिन लोगों को दूध सूट करता है वो 2 चम्मच इसबगोल का छिलका रात को सोते हुए दूध के साथ ले सकते हैं। जिनको दूध सूट नहीं करता वे सादा पानी से ले सकते हैं या किन्हीं अवस्थाओं में हम दही के साथ लेके वो दिन के वक्त देते हैं, दे सकते हैं। इसबगोल के बाद अब जो मैं नेक्स्ट बात पेशेंट से कहूँगा कि अपने आप ऐसी कोई दवाई कब्ज के लिए ना खाएं जिससे उनको उनकी हैबिट पड़े, क्योंकि एब्यूज़ ऑफ लेग्जेटिव्स कब्ज का सबसे बड़ा कारण है। मिसयूज करना लेग्जेटिव के लिए पेशेंट इतना सब्र ही नहीं करता कि अगर 1 घंटा टॉयलेट नहीं भी आया तो क्या हो गया, लेकिन वो उस कंडीशन में फिर दवाई खा लेता उसी वक्त। तो एक बार पेट क्लियर हो गया, पेट में मल बचा ही नहीं तो टॉयलेट कहाँ से आएगा, तो फिर पेशेंट दवाई खा लेते हैं। उस वक्त उनके वाटरी स्टूल या इंटेस्टाइन का और जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर चेंज होने से वाटर कंटेंट उसमें आ जाते हैं। तो दैट इज वर्स्ट टाइप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत अच्छी हर्ब्स हैं, बहुत अच्छी दवाइयों का वहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले तो एक बहुत साधारण दवाई है त्रिफला चूर्ण, लेकिन त्रिफला चूर्ण के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि त्रिफला चूर्ण भी हैबिट फॉर्मिंग कहीं ना कहीं करता है। तो आपको इसको कम से कम मात्रा में लें, 1 या 2 ग्राम से ज़्यादा इसकी मात्रा नहीं लेनी चाहिए और दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कम्स जो इंडिविजुअल, कई लोग हरड़ लेके आते हैं। हरड़ के फायदे बहुत हैं, नो डाउट ये एक बहुत अच्छी दवाई है, रसायन के तौर पर दवाई है, लेकिन ये एक इसका प्रभाव एक खुश्की की तरफ होता है। ये एक शुष्क एक औषधि है जो पेट के अंदर उसका शुष्क प्रभाव करती है और इसके कारण इंटेस्टाइन्स में खुश्की का मादा बढ़ता है। तो ऐसे केसेस में हम ये कहते हैं कि आप हरड़ के छिलके को घी में भून कर ले सकते हो या कैस्टर ऑयल में भून कर ले सकते हो, तो उसमें उसको बाद में पीस लेते हैं। तो ये तो बात हरड़ की होगी। उसके बाद मैं कई अपने रोगियों से ये कहता हूँ कि ऐसी कोई दवाई ना खाओ जिसमें सनापत्ती का ज़्यादा मिश्रण पड़ा हो। सनापत्ती भी एक रेदर इट इज़ नॉट ए लग्जेटिव बट इट इज़ ए परगेटिव। ये बहुत तीव्र विरेचन लाती है। आमतौर पे बाज़ार में जितने भी कब्ज़ के जो नुस्खे जो बाज़ार में बने बनाए मिलते हैं, जिनकी ऐड आती है, तो कहीं ना कहीं उसमें इस चीज़ का सम्मिश्रण होता है जो सनापत्ती का। सबसे अच्छी तो दवाई अगर आप औषधियों की बात करें तो वो तो जिसे अमलतास का गुद्दा कहते हैं वही बहुत अच्छा है। अमलतास के गुद्दे की जो फ्रेश फली लेकर या पंसारी से फली लेकर उसकी तोड़कर 5-4 टिक्कियाँ उसको लेकर आप पानी में भिगो के रख दें और सुबह भिगो के रख दें, शाम के वक्त उसको नितार के थोड़ा हिला के नितार के पी लें। तो एक बड़ा जेंटल वो लेग्जेटिव है, जेंटल लेग्जेटिव है। फिर मैं कहूँगा कि दवाई बहुत कम लें, वो लाइफस्टाइल की बात मैंने आपके साथ की है। जब हम एक जेंटल लेग्जेटिव एक नरम दवाई लेने की बात करते हैं तो उस अवस्था में एक और दवाई जो अक्सर मैंने अपने बच्चों में देखा है लोग उसी का इस्तेमाल करते थे, वो है गुलकंद। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है या जो शुगर या मीठे वाली कोई चीज़ ज़्यादा हम सेवन कर सकते हैं, तो गुलकंद भी कब्ज़ की बहुत अच्छी दवाई है। और रात को सोते हुए 1 चम्मच गुलकंद, आजकल तो बड़ी अच्छी पैक्ड कई कंपनियां इसको बना रही हैं, अब खुली गुलकंद बाजार में नहीं बिकती, तो उसको रात को सोते हुए आप ले सकते हैं। और मैं अपने पेशेंट से सभी कहता हूँ, ऐसे पेशेंट से कहता हूँ कि वो भोजन बनाते समय जो हमारी किचन में डाइजेस्टिव हर्ब्स पड़ी हैं, जीरा है, सौंठ है, अजवाइन है, पुदीना है, इनका रेगुलर इस्तेमाल करें। इससे पेट में गैस पैदा नहीं होती और इंटेस्टाइन्स की जो प्रोपल्शन की जो गति है वो मेंटेन रहती है। एक और बात जो मैं यहाँ अपने पेशेंट से शेयर करनी चाहता हूँ कि अगर आपने कोई दवाई कब्ज़ की खानी भी है
कई बार हम ये करते हैं, पेशेंट रात को सोते हुए लेट नाइट वो दवाई खाता है, जैसे 11-12 बजे दवाई खाता है, सुबह उठकर वो वेट करता है कि मुझे टॉयलेट आया या नहीं आया, उसके लिए वो परेशान होता है। तो मैं अपने पेशेंट को रात को लेट नाइट दवाई देने के बजाय शाम को 7 बजे वो दवाई देता हूँ। तो उसके एक फ़ायदा ये होता है कि दवाई को एक्शन करने के लिए 3-4 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और पेशेंट को सुबह वो उसको टॉयलेट में वो अपने आप को रिलीफ फील करता है। कई लोगों को बहुत हार्ड स्टूल आते हैं, तो पेनफुल स्टूल भी होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ऐसी इस कंडीशन की होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम ये कहते हैं कि आप दूध के साथ या चाय के साथ चौथा हिस्सा जो चम्मच का है उससे लेकर आधे चम्मच तक बादाम रोगन का सेवन कर सकते हो, देसी घी का सेवन कर सकते हो। लेकिन देसी घी में चूंकि कई लोग कोलेस्ट्रॉल के कारण उसको नहीं ले पाते, तो बादाम रोगन एक नर्वस सिस्टम का भी बहुत अच्छा है और ये इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करता है और अपने आप में बहुत अच्छा एक स्टूल सॉफ्टनर है। तो इससे स्टूल जो है मल है वो थोड़ा सॉफ्ट होकर बड़ी आसानी से निकल जाता है। ये ब्रीफली मैंने आपके साथ कब्ज़ के बारे में बात की। आप सबसे पहले अपनी डाइट को देखिए, डाइट रफेज वाली खाइए, प्रॉपर टाइमिंग पे खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और हरे जो रेशेदार पत्ते वाली सब्जियां हैं, होल ग्रेन जो आपका जो आपकी चपाती है, अनाज जो घर में खाना है, उनका रेगुलर सेवन कीजिए और केयर फ्री रहिए। ऐसी कोई दवाई ना खाएं जिसके कारण कब्ज़ ज़्यादा पैदा होती हो, क्योंकि ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जैसे डिप्रेशन की है, एंजाइटी के, मल्टीपल ऐसी डिजीज की है, पेन किलर्स हैं, कफ सिरप्स हैं, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करते हैं। अगर ऐसी कोई दवाई खानी ही पड़े तो अपनी डाइट को उस वक्त सुधार लें। तो ब्रीफ में ये मेरा लोगों से संदेश है कि आप अपने आप को एक संतुलित जो जीवन शैली को व्यतीत करें और फिर कब्ज़ जैसी कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो हर सुबह आपकी जो सुबह है वो एक आनंद की सुबह है। तो आपने मेरे इस चैनल को आप लोग बहुत लाइक कर रहे हो, तो आज भी आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और नेक्स्ट जल्दी ही हम और आप वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।